अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है ना ओस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। बेसिकली इसका वीडियो आपने ज़रूर देखा ही होगा, जो है ना उसकी पैथोलॉजी के बारे में जो हमने वीडियो बनाया था। लेकिन इस वीडियो में हम इसकी ना जो ना इंटरनल मेडिसिन की जो ना बात करेंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिस की उसी तरह ही होगी, लेकिन जो ना इसमें थोड़ा बहुत मैं ना ज़्यादा बताऊंगा बिकॉज़ जो है ना हम मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सा है लिख देते हैं हम, ओस्टियो आर्थराइटिस। अच्छा, तो ओस्टियो आर्थराइटिस में बेसिकली होता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, ठीक है। उसकी वजह से जो जॉइंट में कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसको हम ओस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसमें ओस्टियो आर्थराइटिस में, ठीक है। सबसे पहले है ना इसके हम रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स जेनेटिक कॉजेज़ पर आ जाते हैं, ठीक है, कि जेनेटिक्स में ना क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक्स में एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल डिस्प्लेजियाज। क्या? स्केलेटल डिस्प्लेजियाज। जिनको डिस्प्लेजियाज होते हैं उनमें ना इसके चांसेस होते हैं कि वो डेवलप हो जाते हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उनको डिस्प्लेजिया है तो उनको ओस्टियोआर्थराइटिस ज़रूर होगी, ठीक है। बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली आपको यंगर्स में नहीं मिलेगी, आफ्टर 40 मिलती है, आफ्टर 40 to 45 मिलती है, और मेन में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। रेयर केस आपको मिलेगा कि जो ना ये आपको जो ना यंगर्स में मिलेगी, ठीक है। और जो जेनेटिक्स में दूसरा इसका जो ना कॉज है, उसमें आपके पास क्या आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंटल जो ना डेवलपमेंट अगर किसी की जो ना सही से नहीं हो रही, ठीक है। लेट सपोज जो बोन है, बोन की ना डेवलपमेंट सही से नहीं हो रही, इसमें होता क्या है, जो है ना स्लिप्ड फेमरल एपिफाइसिस, जो फेमरल एपिफाइसिस है वो आपके पास क्या हो जाती है, स्लिप्ड हो जाती है। उसकी वजह से ना आपके पास क्या, वहाँ पर जो ना ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, रिपीटेटिव लोडिंग। रिपीटेटिव लोडिंग मतलब क्या, अगर आप जॉइंट को बार बार यूज़ कर रहे हैं, बार बार वहाँ उस जॉइंट को यूज़ तो कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, लोड भी हो रहा है, लोड भी आप जो है ना बेयर कर रहे हैं उस जॉइंट के ऊपर। तो उसमें ना ये हो सकता है, लाइक फार्मर्स बार बार एक ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें हो सकता है, और माइनर्स में भी हो सकता है, और एलाइट एथलीट्स, जो एथलीट्स बहुत टाइम से ना एक ही उसमें लगे हुए होते हैं, लाइक एक्सरसाइज में, तो उनमें भी। और वेट बेयरिंग नहीं, या फिर लोडिंग होती है, उसमें लोड बहुत ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा उठाने की वजह से उसमें भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या, बायोमैकेनिक्स में आपके पास क्या आता है, पेजेट्स डिजीज़ आ जाती है, पेजेस डिजीज़। और उसके बाद मेनिसेक्टोमी। क्या? मेनिसेक्टोमी, मेनिसेक्टोमी, ठीक है। कोई भी मेनिस्का अगर आपने रिमूव कर दिया है तो उसकी वजह से भी आपके पास हो सकती है, ठीक है। लाइक टीबिया में होते हैं ना, मीडियल मेनिस्कस होता है और लेटरल मेनिस्कस होता है, तो उसको अगर आप रिमूव करेंगे तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि जो ना ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए। ओबेसिटी इज़ अनदर रिस्क फैक्टर एंड ट्रॉमा इज़ अनदर रिस्क फैक्टर, ठीक है। ये अगर ओबीज़ है तो ओबीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और ओबीज़ में भी तभी होती है जब उनकी जो ना एज 40 या फिर 45 से अब होती है, ठीक है। ट्रॉमा में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल है, हार्मोनल में लाइक ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में हो सकता है, एंड एरोमाटेज इनहिबिटर्स। एरोमाटेज इनहिबिटर्स में आपके पास ये क्या करते हैं, ये ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा, ये तो थे इसके क्या रिस्क फैक्टर्स के कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉइंट में ना 5 चीज़ें होती हैं जो जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जिनको हम जॉइंट प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। क्या? जॉइंट प्रोटेक्टर्स। इसमें 5 चीज़ें आती हैं।
नंबर वन इज़ द अंडरलाइंग बोन। ये क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइंग बोन। जो अंडरलाइंग बोन बोन होता है ना, वो भी जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नंबर टू यहाँ पर क्या आता है, कैप्सूल। अब लेट सपोज ये क्या है, जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये बीच में क्या, ये जॉइंट कैविटी है। अब ये जो इनके ऊपर है, ये जॉइंट के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट सपोज ये कैविटी मैंने हटा दी, और इस जॉइंट के बीच में ये जो ग्रीन बनाया है मैंने, ग्रीन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं, हाँ, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल भी इसको ना प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जॉइंट के अराउंड ही आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, लिगामेंट्स मिलेंगे, लिगामेंट्स। तीसरे नंबर पे क्या है आपके पास, क्या है, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट भी जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पर क्या मिलेगा, मसल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये मसल्स भी इस तरह मिलेंगे, मसल्स। तो ये सारी चीज़ें इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। नंबर फिफ्थ पर हमारे पास क्या, सेंसरी आफ्रेंट फाइबर्स। अब सेंसरी आफ्रेंट फाइबर्स क्या कर रहे होते हैं, इसका ना यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस डायग्राम में। अब लेट सपोज दिस इज द लिगामेंट, दिस इज द लिगामेंट, एंड दिस इज द मसल, एंड दिस इज द मसल। लेट सपोज यहाँ पर कोई भी मूवमेंट ज़्यादा हो गई, कोई भी मूवमेंट ज़्यादा हो गई, तो ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट में ना आपके पास यहाँ पर ये क्या है, दीज आर द सेंसरी आफ्रेंट फाइबर्स, दीज आर सेंसरी आफ्रेंट फाइबर्स, दीज आर सेंसरी आफ्रेंट, नॉट ईफ्रेंट, आफ्रेंट फाइबर्स। ये क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्या, ये जो सेंसेशन है, इसको रिसीव करेंगे और इसको ना प्रोपेगेट करेंगे, जो ना आपके पास क्या, स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पर आपके पास क्या, ये मेन न्यूरॉन है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ना इंटरन्यूरॉन होगा, इंटरन्यूरॉन आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पर ये क्या, ये मोटर ईफ्रेंट फाइबर, ये क्या है, मोटर ईफ्रेंट फाइबर है। ये यहाँ पर आकर क्या करेगा, मसल को एक्टिवेट करेगा। मसल को जब एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो मूवमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ भी हो रहा था, कोई भी सेंसेशन आई, लेट सपोज यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या, फ्लेक्जन जो है, फ्लेक्जन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। लेट सपोज मैं ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्लेक्जन ज़्यादा हो गई है। फ्लेक्जन ज़्यादा होने की वजह से ना आपको पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पेन है, यहाँ से लिगामेंट से आफ्रेंट फाइबर्स ने कैरी किया, और वो वहाँ पर आपके पास क्या, स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर फाइबर आए, और आपने फ्लेक्स्ड नी को, या फिर लेट सपोज नी या फिर हिप को आपने क्या कर दिया, वहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। अब वो एक्सटेंशन कैसे हुई, यहाँ से मोटर फाइबर्स निकले, उन्होंने आपके पास यहाँ पर क्या कर दी, एक्सटेंशन कर दी। जो पेन हो रहा था वो यहाँ इस तरह से रिलीव हो जाता है, ठीक है। तो सेंसरी आफ्रेंट फाइबर इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मसल्स भी, मसल और लिगामेंट तो इसमें हो गए, और जो जॉइंट कैप्सूल है, ये जॉइंट के अराउंड ही होता है, ये जॉइंट को इस तरह से यहाँ पर जो ना प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और अंडरलाइंग बोन भी उसको जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये 5 जो चीज़ें थी, ये क्या है आपके पास, क्या प्रोटेक्टर्स हैं, इनको हम जॉइंट प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अभी मैं इसकी आपको ना पैथोजेनेसिस बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि ये इसकी एक्चुअली पैथोजेनेसिस कैसे होती है। पहले हम नॉर्मल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगा, ठीक है, कि जो ना नॉर्मल जो ना बोन में जो ना मिनरल्स के क्या क्या होते हैं, और किस तरह से ना जॉइंट कैविटी में जो ना बोन में नहीं, जॉइंट कैविटी में क्या क्या होता है। तो उसके बाद मैं पैथोलॉजी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। दिस ग्रीन पार्ट इज़ द साइनोवियम, दिस इज साइनोवियम, एंड दिस पार्ट इज जॉइंट कैविटी। ये क्या है, जॉइंट कैविटी है, ठीक है। जॉइंट कैविटी के अराउंड जो भी कार्टिलेज है, जॉइंट, ये क्या है, कार्टिलेज है, ये जॉइंट कैविटी है, ठीक है। जॉइंट कैविटी एंड कार्टिलेज एंड अंडरलाइन कार्टिलेज। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, दिस इज जॉइंट कैप्सूल, दिस इज जॉइंट कैप्सूल जैसी, दिस इज जॉइंट कैप्सूल, नॉट जैसी वायरस। अच्छा, उसके बाद ये जो दिस पार्ट इज़ द बोन, दिस ब्लैक वन इज़ द बोन, दिस इज बोन। अज्यूम यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी लेट सपोज ये हम ले लेते हैं कि जो है ना बोन है, ठीक है। अब इन दोनों बोन्स के बीच में क्या बन गया, ये बीच में जॉइंट बन गया, ठीक है। अब देखें, ये जो साइनोवियम है, साइनोवियम में ना 3 चीज़ें होती हैं, 3 मतलब क्या, सेल्स मान लें आप, ठीक है।
अब वो सेल्स ये हैं। नंबर 1 ये आपके पास सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेड सेल्स। ये क्या है आपके पास, क्या है, फेड सेल्स है। उसके बाद एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मैक्रोफेज। दिस इज मैक्रोफेज, दिस इज मैक्रोफेज। एंड थर्ड बोन इज दी फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये आपके पास क्या, ये तीसरा सेल है आपके पास किसमें, साइनोवियम में। बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है इन ओस्टियोआर्थराइटिस वो साइनोवियम से ही स्टार्ट होती है, वो साइनोवियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इनमें से ना ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये ना एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लुब्रिकेंट। क्या, ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, लुब्रिकेंट। ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट। अब ये जो लुब्रिकेंट है इसमें ना एक प्रोटीन होता है लुब्रिसिन। अब वो लुब्रिसिन क्या करता है, ये जो जॉइंट है, जॉइंट को ना लुब्रिकेट करता है, ठीक है, जॉइंट को लुब्रिकेट करता है। तो जो जॉइंट है, जॉइंट उस तरह से ना एक तो प्रोटेक्शन में होती है और उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो भी जो है ना कम हो जाता है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट इस तरह से ना अपना काम कर रहा होता है। तो दिस इज़ वन थिंग कि जो है ना इस केवटी में फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे मैं आऊँगा कि इनकी ना डिस्ट्रक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं कार्टिलेज है, कार्टिलेज में ना एक कोलेजन होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसमें कोलेजन है, ये इसको ना स्टेबलाइज कर रहा होता है, इसको स्ट्रक्चर दे रहा होता है। उसके बाद ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज़ नोन एज प्रोटियोग्लाइकेंस। ये क्या है, प्रोटियोग्लाइकेंस है। और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर लेट सपोज इसको आप नेगेटिव समझ लें, दिस नेगेटिव मार्क इज हाइलुरोनिक एसिड। ये क्या है, दिस इज कोलेजन बैंड, दिस सर्कल इज द प्रोटियोग्लाइकेन। इन सर्कल के अराउंड जो नेगेटिव मार्क्स हैं, दीज आर द हाइलुरोनिक एसिड्स। ये बेसिक ना स्ट्रक्चर होता है जो इसको कार्टिलेज को ना और जो साइनोवियम में इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों में ना डिस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से ना वहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है, ठीक है। अब वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो साइनोवियम में, साइनोवियम ना यहाँ पर इन्फ्लेमेशन, इसमें एक तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये इडीमेटस बन जाएगा। क्या, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये इडीमेटस बन जाएगा। अब जैसे ही इसमें इन्फ्लेमेशन होगी ना, ये एक्टिवेट कर देगा किसको, मैक्रोफेज को। अब दिस मैक्रोफेज इज गोइंग टू रिलीज अ प्रोटीन नोन एज द अलार्मिन। क्या, नोन एज द अलार्मिन। दिस मैक्रोफेज रिलीज द प्रोटीन नोन एज द अलार्मिन। उसके अलावा यहाँ पर ना एक और चीज़ रिलीज हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरल्यूकिन 1। सभी इससे फेमिलियर हैं कि जो ना आपके पास क्या जो ना इन्फ्लेमेशन में ये चीज़ रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अब ये जो अलार्मिन है और इंटरल्यूकिन 1 है ये क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर ना एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या है, साइट है। अब ये जो इंटरल्यूकिन 1 है इस कॉन्ड्रोसाइट को ना एक्टिवेट कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा और इसको एक्टिवेट करने के बाद इसके क्लस्टर्स बनाएगा। अब ये यहाँ पर एक है, उसके बाद यहाँ पर ये इसके क्लस्टर बन जाएंगे, एक में से बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाएगा। और अलार्मिन क्या करता है, अलार्मिन आल्सो स्टिमुलेट द क्लस्टर्स। ये जो क्लस्टर सेल्स हैं, क्लस्टर सेल्स को अलार्मिन एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्लस्टर सेल्स हैं ये दो और चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है आपके पास क्या, ट्यूमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, और जो ना आपके पास क्या, BMP2। इसकी एब्रीवेशन आई थिंक मैं भूल गया हूँ, ठीक है। बोन मेरो प्रोटीन समथिंग ऐसे ही था, ठीक है, बोन मेरो प्रोटीन 2 ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ना प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों की ना सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर आपके पास क्या, कार्टिलेज के अंदर यहाँ पर एंजाइम्स भी होती हैं, ठीक है। अब दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन। अब उसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होगी, सिंथेसिस कम हो जाएगी और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली वो बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक एंजाइम है,
दिस इज़ दैट एंजाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ। अब देखें यहाँ पर इसमें ना नेगेटिव चार्जेस है तो वाटर बाहर होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर है, वाटर एक तो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर ना जैसे इन्फ्लामेशन हो रही होगी, ठीक है, नॉर्मली होता नहीं है वैसे यहाँ पर। अब जैसे इन्फ्लामेशन हो रही होती है, यूनिट, हाँ, जैसे इन्फ्लामेशन हो गई, इन्फ्लामेशन के बाद यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर ना यहाँ पर अट्रैक्टेड होगा। अट्रैक्टेड किस वजह से होगा, बिकॉज यहाँ पर जो हाइलुरोनिक एसिड है उसकी इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपके पास ना वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये वाली जो एरिया है ये पूरी की पूरी स्वेल अप कर जाएगी। यहाँ पर स्वेलिंग भी होगी। अब वो स्वेलिंग कैसे होगी वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद ये जो वो क्या कहते हैं इसको, क्लस्टर्स हैं, ये ना यहाँ पर एक और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कार्टिलेज। अब ये यहाँ पर ना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट्स द प्रोटीनेजेस। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट द प्रोटीनेजेस। एक तो ये है, एक ये है, और उसके अलावा इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ एग्रीकेन। अब ये जो एग्रीकेन है आपके पास के, प्रोटीग्लाइकेन है, हाइलुरोनिक एसिड, ये आपके पास क्या है, ये एग्रीकेन्स हैं, ठीक है। एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एग्रीकेन्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक तो सिंथेसिस कम हो जाएगी कार्टिलेज की, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से और सिंथेसिस कम होने की वजह से जो जॉइंट है उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जो ना इन्फ्लेमेशन यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड इसको एक्टिवेट कर रही है, दिस इज़ द नॉटी एंजाइम नोन एज द मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज destroy the proteoglycans and hyaluronic acids, destroy the proteinases or proteoglycans and hyaluronic acid, and it also destroy the collagen fibers in the cartilage. And this nitric oxide activates another enzyme known as ADAMS, ठीक है, ADAMTS. This ADAMS is responsible for destruction of this lubricant. इसमें जो लुब्रिसन प्रोटीन था ना, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो जॉइंट की पूरी जो पूरा इसमें वो हो रहा था, पूरा डेकोरम क्रिएट किया हुआ था नेचर ने, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी जो ना आपके पास क्या, डिस्टर्बेंस की वजह से कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो जॉइंट है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक मैकेनिज़्म था कि जो है ना इसमें इस तरह से ना वो होती है इन्फ्लेमेशन। जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ये जो कार्टिलेज आपको बिल्कुल शेलो मिलेगी, इसमें शेलो फिब्रिलेशन मिलेगा और इरेगुलरिटी मिलेगी इस कार्टिलेज में आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो दो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं इन्होंने, ये ना यहाँ पर कार्टिलेज के एंड पर यहाँ पर ऑस्टियोफाइट्स बना देंगे, ठीक है। अब ऑस्टियोफाइट्स क्या हैं ये आपको पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने उसमें भी बताया था, जो इसका पहला पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी का जो मैंने इसका लेक्चर बनाया था, ठीक है। अब ये यहाँ पर जॉइंट के एंड पर यहाँ पर जो ना ऑस्टियोफाइट्स बना देते हैं, दीज आर द ऑस्टियोफाइट्स, और दीज ऑस्टियोफाइट्स आल्सो हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑन द एक्सरेस, ठीक है। दीज आर ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट सपोज ये भी बोन है, ये नीचे वाला भी बोन है। अब ये जो बीच में मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द एनाटॉमिकल डायग्राम बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब दिस पर्सन विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस जब ये मूव करेगा, तो अगर बीच में ये जो कार्टिलेज नहीं है, तो जो बोन है ना एक दूसरे से रब करेगा, ये एक दूसरे इस तरह से रब करेगा जैसे मूवमेंट होगी, बंदा मूव करेगा। तो वहाँ पर यहाँ जब ये बोन एक दूसरे से रब करेंगे, तो जो बोन है ना, बोन में इरोजन होना शुरू हो जाएगी, और जब बोन में इरोजन हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, बोन ईबरनेशन। क्या, बोन ईबरनेशन आपको मिलेगी, क्या मिलेगा, बोन ईबरनेशन। ऊपर वाले में मिलेगी, नीचे वाले में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोन ईबरनेशन मिलेगी। उसके अलावा
जब कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रही होगी ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या बोन में, दिस इज बोन, बोन में ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये दोनों जब एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पर जो ब्लास्टिक एक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो अंडरलाइंग प्लेट है कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे, इसको हम बोलते क्या, सब कॉन्ट्रल प्लेट, इसमें ना थिकनिंग हो जाएगी, इसको हम बोलते क्या, थिकनिंग ऑफ सब कॉन्ट्रल प्लेट। ये आपको एक्सरे में जो ना जो डायग्नोसिस है उसमें हेल्प करती हैं कि जो ना डायग्नोसिस कैसे बनानी होती है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कॉन्ट्रल जो ना आपके पास क्या जो प्लेट है वो थिक मिलेगी आपको। उसके अलावा ये जो इसमें बोन मेरो होता है, बोन मेरो में भी एडिमा बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑस्टियो नेक्रोसिस भी मिलेगी, ऑस्टियो नेक्रोसिस भी मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा लेट सपोज इज द ब्लड वेसल, अब ये क्या ब्लड वेसल है, लेट सपोज यहाँ पर ट्रॉमा हो गया है, अब वो बंदा फॉल कर गया है या फिर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो लेट सपोज इज द डिपेंडेंट बोन, अब ये जो बोन, दिस इज बोन, ये बोन है, ठीक है, अज्यूम करें इसको आप। ये जो ब्लड वेसल है, लेट सपोज दिस ब्लड वेसल गॉट रप्चर्ड। अब ये जब ब्लड वेसल रप्चर हुई है ट्रॉमा की वजह से, ये जो डिपेंडेंट बोन है इसको ना ये फीड नहीं होगा। जब ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी ट्रॉमा की वजह से, ये जो बोन है ये डेड हो जाएगा। इसमें आपको अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्ट ना बोन का डेड भी मिलेगा, अगर आप एक्सरे करेंगे तो उसमें, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डेड बोन मिलेगा। और जो ना आपके पास क्या है, दिस टेल्स की जो ना आपके पास क्या बंदा ट्रॉमेटिक था, ठीक है। तो ये कुछ था आपके पास क्या इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट सपोज ये कोई भी जॉइंट है, यहाँ पर आपके पास क्या है, बरसा भी है, ठीक है। अब यहाँ पर बरसा है, तो अगर इसको इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बरसाइटिस हो जाएगा। और ये यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, एनसरीन बरसाइटिस एंड इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, ये दोनों बरसाइटिस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लें, कोई इतना आपसे पूछेगा नहीं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं बोन मेरो की जो एडिमा हो गई है, और ये जो बरसाइटिस हो गई है, बोन मेरो एडिमा प्लस बर्साइटिस प्लस साइनोवाइटिस, इसको आप साइनोवियम की इन्फ्लामेशन होगी तो इसको आप साइनोवाइटिस भी कह सकते हैं, प्लस साइनोवाइटिस एंड प्लस कैप्सूल टीयर। ये चारों चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये चारों चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इन चारों चीज़ों की वजह से जो पेन है ना, पेन कैरी होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर ये देख रहे हैं साइनोवियम से ये क्या जा रहे हैं, आफरन फाइबर्स जा रहे हैं। और ये कैप्सूल से भी आफरन फाइबर जा रहे हैं। और ये बरसा से भी आफरन फाइबर जा रहे हैं। और ये बोन मेरो से भी आपके पास क्या आफरन फाइबर जा रहे हैं। अब ये फाइबर्स यहाँ पर आपके पास क्या स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, यहाँ से आपके पास क्या मोटर फाइबर्स आएंगे। और आपको जो पेन हो रहा है वो आपको, एक तो वहाँ पर आपको फील होगा कि पेन हो रहा है, ठीक है। वो पेन किस वजह से, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पास क्या एक तो इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई है और एडिमा हुए, और यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन है और इसमें भी इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको पेन फील होगा। ये किन चीज़ों की वजह से होता है ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। इन चारों चीज़ों में आपके पास क्या होते हैं, सेंसरी आफरन फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके पास क्या पेन को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास क्या टू द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, तो ये इसकी थोड़ी बहुत ना आपके पास क्या पैथोजेनेसिस थी। आई होप कि ना ये आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट लग रही होगी। और ये आई थिंक ये जो डेविडसन में आपको ये मुश्किल से मिले, ठीक है, बट आई डोंट नो, मे भी मिल जाए। अच्छा, उसके बाद जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, अभी ये हमारा थोड़ा पार्ट बचा है, बस मेन पार्ट यही था हमारा। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपके पास क्या पेन होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट तक होती है, ठीक है, 30 मिनट तक होती है। अगर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा हो तो वो आपके पास क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी डिक्रीज होती है, और आपके पास क्या क्रेपिटस भी आपको पेशेंट को फील होते हैं, ठीक है, आपको नहीं, अगर आप पेशेंट हैं तो आपको भी होगा। ओके, उसके बाद इसमें ना दो अगर आपके पास क्या ये जो कंडीशन है क्रोनिक है, लेट्स सपोज दिस द आपके पास क्या फेलेंजीज है, दिस द फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन, दिस थर्ड वन। अब ये जो जॉइंट है, दिस इज़ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, दिस इज़, ये यार बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है, आपको पता है पहले से। दिस इज़ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट,
अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर यहाँ पर ना इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर ना नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। उन नोड्स को हम, जो प्रॉक्सिमल पर होता है उसको हम बोकार्स नोड बोलते हैं, यार इसको बुच्चर्ड भी बोलते हैं कोई, कुछ भी, जो भी, जो आप जो ना इसको आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। हेबरडेंस नोड जो डिस्टल पर होते हैं उसको हम हेबरडेंस नोड बोलते हैं, हेबरडेंस नोड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अगर हैंड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज ये मैंने नी का एग्जांपल लिया हुआ है। जो नी है, नी में दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज मीडियल साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड। ये जो एंटीरियर और मीडियल साइड है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन इन द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोस्ट कॉमनली अगर आपको नी जॉइंट में पेन हो रहा है इंटीरियर और मीडियल साइड पर, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर जो ना आपके पास क्या, अंटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जो ना आपके पास क्या इंटीरियर और मीडियल साइड पर उनको पेन होता है, ठीक है। और जो ना आपके पास क्या एज आपके पास क्या उनकी बड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर आपको पेन, या आपको नहीं, पेशेंट को पोस्टीरियर साइड पर हो रहा है, पोस्टीरियर साइड पर पेन हो रहा है, तो दिस कुड बी द पोप्लीटियल सिस्ट, जिसको हम बेकर्स सिस्ट भी बोलते हैं। क्या? पोप्लीटियल सिस्ट, इसको हम बेकर्स सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो पेन होगा वो आपको जो ना पोस्टीरियर साइड पर मिलेगा, इसका बेकर्स सिस्ट का या फिर पोप्लीटियल सिस्ट का, ठीक है। और नी में आपको वेरस और वल्गस डिफॉर्मिटी भी मिलेगी। ये आपको, ये क्या है, ये आपको पता है कि ये क्या होती है, ठीक है। और जो ना आपके पास क्या, ये जो क्वाड्रिसेप्स आ रहा होता है, ठीक है, ऊपर से क्वाड्रिसेप्स में भी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाती है, वीकनिंग हो जाती है और उसकी वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये बताने की चीज़ है नहीं वैसे। अच्छा, उसके बाद अगर हिप जॉइंट को इन्वॉल्व करें, तो हिप जॉइंट में आपके पास क्या जो इसमें ना एक सुपीरियर इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मीडियल इन्वॉल्वमेंट होती है। जो सुपीरियर इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, कॉमन होती है, और उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद जो मीडियल है, मीडियल को आप सेंट्रल जो ना आपके पास क्या वो भी बोल रहे होते हैं क्या, जो ना सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट। तो जो सेंट्रल है उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो गुड होती है, ठीक है। तो ये दोनों आप चीज़ें इसमें याद कर लेना, बाकी इसमें कोई इतना खास है नहीं। उसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पर आ जाते हैं। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने क्या करनी होती है, एक तो आप प्लेन एक्सरे करवाते हैं, और उसके बाद नॉन वेट बियरिंग पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू ऑफ हिप जॉइंट। अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्व है तो आपने नॉन वेट बियरिंग पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू करवाना है आपके पास क्या, हिप जॉइंट का। ये याद रखना है कि नॉन वेट बियरिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में आपने एंट्रो पोस्टीरियर व्यू में एक्सरे करवाना है ऑफ द टीबियो फीमरल कंपार्टमेंट, ठीक है। टीबियो फेमरल कंपार्टमेंट का आपने एक्सरे करवाना है स्टैंडिंग पोजीशन में एंट्रो पोस्टीरियर व्यू में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने इसमें वो करनी होती हैं। और बाकी आपने ना उसमें जो ना इसमें आप जो ना इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी करवा सकते हैं, ठीक है। और जो है ना आपके पास क्या बाकी बकिया हिस्ट्री से हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से आपके पास क्या वो आपको पता चल जाता है कि क्या मसला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास चीज़ है इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि जो ना आपके पास क्या, आपको जो डिज़ीज़ है उसके बारे में आपने एजुकेशन करना है। उसके बाद आपने उसको फिजियोथेरेपी करनी है, जो ना फिज़िकल जो ना आपके पास फिजियोथेरेपी करनी है, ठीक है, अगर नीड है तो। थर्ड चीज़ पर आपने क्या करना है, ओरल एनसेट्स देने हैं। क्या? ओरल एनसेट्स और कॉक्स इनहिबिटर्स एंड कॉक्स इनहिबिटर्स, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, 2 and 1 बहुत, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपने क्या करना है, अगर ओरल एनसेट्स आर नॉट इफेक्टिव तो आपने टॉपिकल एनसेट्स पर जाना है, ठीक है। टॉपिकल में मेनली हम क्या देते हैं, डाइक्लोफिनेक सोडियम दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर पेन फिर भी कम नहीं हो रहा तो पैरासीटामोल, ठीक है। 6 नंबर पर, अच्छा ये चीज़ें क्या है, ये आपने किसके लिए दी हैं, नंबर 1 फॉर रिडक्शन ऑफ द पेन, नंबर 2 फॉर रिडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन,
और नंबर 3 फॉर रिडक्शन ऑफ द फीवर, इसमें आपको फीवर भी होगा, ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, जो ना आपके पास क्या, ये इसको कम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर फिर भी पेन कम नहीं हो रहा तो आपने ओपियोइड देना है, ओपियोइड देना है और एंटी न्यूरोपैथिक देने हैं। क्या, एंटी न्यूरोपैथिक देना है, ठीक है, एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स देना है। उसमें आपके पास क्या, प्रेगाबेलिन आता है और एमीट्रिप्टालीन आता है इसमें। अच्छा, ये ड्रग्स में मेंशन कर देता हूँ, शायद आपको याद नहीं हो, प्रेगाबेलिन और एमीट्रिप्टालीन आता है इसमें। अच्छा, ये जो ड्रग है ना, ये मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा, वो ये यही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं मोस्टली, जो ना, ठीक है। 7th नंबर पर आपने क्या करना है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या, इंट्रा आर्टिकुलर, जॉइंट कैविटी में आपने क्या करना है, जॉइंट में आपने क्या करना है, इंजेक्ट करना है किसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को आपने इंजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर पर आपने क्या करना है, हायालुरोनिन्स देने हैं, हायालुरोनिन्स देने हैं, ठीक है। और 9th नंबर पर क्या है, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सर्जरी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, पूरा का पूरा ना, ये इसका जो ना ट्रीटमेंट का जो ना वो था, सीक्वेंस थी, ठीक है। तो एक तो इसमें एजुकेट करना है पेशेंट को, जो ना भाई आपको ये डिज़ीज़ होनी थी, जो ना इस तरह से नहीं बोलेंगे जो ना डिज़ीज़ आपको होनी थी, लेकिन पूरा ऐसे ना, पूरा ना इसका वो आप जो ना वे होता है, उसको आप काउंसल करेंगे पेशेंट को, ठीक है, कि जो ना डिज़ीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे और उसको मनवाएंगे कि जो ना आपने जो ना एक तो आप पर यकीन रखना है उन्होंने, और उसके बाद आप जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उस पर भी यकीन रखना है कि ना आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी करेंगे अगर उसकी नीड है तो। उसके बाद ओरल इंसेट्स देंगे और कॉक्स 2 और कॉक्स 1 इनहिबिटर देंगे, तो उसकी वजह से जो पेन है, पेन और इन्फ्लेमेशन और जो फीवर हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिकल इंसेट देंगे, ठीक है, वो भी यही काम करेंगे, पैरासीटामोल भी यही करेगी। ओपियोइड्स तब देंगे जब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और एंटी न्यूरोपैथिक भी तब देंगे जब अच्छा, ये चारों चीज़ें क्या हैं, दीज आर फॉर द पेन, मेनली पेन को रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो उसको कम करने के लिए, या ये आप क्या दे रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं। उसके बाद हाइलुरोनिक, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये यहाँ पर कम हो रहा है, तो उसकी जगह पर हम सिंथेटिक हाइलुरोनिक दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने वहाँ पर सर्जरी करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना आपके पास क्या, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें हमने इसकी पूरी इंटरनल मेडिसिन की बात कर दी, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।